everyone, this is Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to Adda 24/7 English Classroom. So, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड पोम ऑफ योर चैप्टर नंबर 1. Before this, we have already discussed poem number 1, that was Dust of Snow, and in today's video, we will cover poem number 2, that's going to be Fire and Ice. So by the end of today's video, you will know a detailed explanation of this poem. आपको poem बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. इसके जितने भी deep down meanings हैं वो भी हम लोग cover कर लेंगे. Poetic devices of course are very important. इस poem में जितनी भी poetic devices use हुई हैं, we are going to understand them. आफ्टर दैट दी क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सेशन को करेंगे शुरू. देखो मैंने आपको क्या बोला कि पोम में बहुत सारे मीनिंग हैं. ऑफ कोर्स हैं, बिकॉज जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज नोन फॉर दैट. ओके, ये जाने जाते हैं अपने पोम में बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स ऐड करने के लिए. सो बेसिकली पोम होगा बहुत छोटा, लेकिन उसके जो मीनिंग्स होंगे वो बहुत सारे होंगे. तो इसको बोलते हैं कम वर्ड्स में ज़्यादा एक्सप्रेस करना, एंड ही इज़ फेमस फॉर दैट. तो थोड़ा सा जान लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोम. राइट, सो हु इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट? ऑफ कोर्स वी शुड नो दिस ऑलरेडी. ये कौन है? एक अमेरिकन पोएट हैं. हु इज़ ही? एन अमेरिकन पोएट, एंड ही इज़ ऑल्सो अ 4-time पुलित्ज़र प्राइज विनर. बेसिकली लिटरेचर के फील्ड में जो प्राइज मिलता है, पुलित्ज़र प्राइज, इनको 4 times मिला हुआ है. अमेजिंग. नाउ व्हाट यू सी इन हिज पोइट्री, इनकी पोइट्री में क्या है? ही इज फेमस फॉर इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ रूरल लैंडस्केप. मतलब इनकी पोम किस लिए फेमस है? क्योंकि वहाँ पे रूरल लैंडस्केप मतलब विलेज, कंट्री साइड, वहाँ की जो सीनरी है, ब्यूटी है, वो अपनी पोम्स में ये ब्यूटीफाई करते हैं. Okay, what else? Along with that, he also captures the realistic imagery. Basically, real life से भी इंस्पायर होती हैं इनकी पोम. तो ऑब्वियसली जो पोएट हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएट हैं, और लिटरेचर में वेरी वेरी फेमस पोएट ही इज़. क्लियर हो गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऑलरेडी हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, इनकी फर्स्ट पोम में भी हमने डिस्कस किया था. नाउ वी विल मूव ऑन टू द पोम. पोम के बारे में समझेंगे. मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट वंस. पहले मैं एक बार इसको आपके लिए पढ़ देती हूँ, एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड कि इसका जिस्ट क्या है, मैसेज क्या आ रहा है इस पोम में से. ठीक है. सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. क्लियर? Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. You can see एक rhyming scheme इसमें बन के आ रही है. Fire and desire, ice and fire, right? Twice आइस, ये भी आपको एक क्या मिल रहा है इसमें, राइमिंग स्कीम मिल रही है. अगर आपको राइमिंग स्कीम समझ आ गई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या राइमिंग स्कीम इसमें यूज हुई है. ठीक, अब देखो पोम में जो जिस्ट है, मेनली इस पोम को पढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्शन इसका आपको पता होना चाहिए. एक जो थियोरी है या जो प्रिडिक्शन है वर्ल्ड के एंड होने का, उसके बारे में इस पोम में बात हो रही है. क्वेश्चन क्या निकल के आता है इससे? द क्वेश्चन इज हाउ विल वर्ल्ड कम टू एन एंड. हमारा जो वर्ल्ड है इसका एंड कैसे होगा, राइट? ये एक मेन क्वेश्चन है जिसका आंसर जो पोएट है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस पोम में दे रहा है. तो जो पोएट है, अकॉर्डिंग टू हिम, आवर वर्ल्ड कैन एंड इन 2 ways. 2 तरीके से एंड हो सकता है. ऑब्वियसली देखो, आप इसको चाहे किसी रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू समझो, साइंटिफिकली समझो, वर्ल्ड नीड टू गेट टू एन एंड, राइट? डेथ, हमने शायद से ऑलरेडी ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट बर्थ एंड डेथ इज़ इनएविटेबल. तो जो वर्ल्ड है उसका एंड तो होना ही है, दैट इज़ फॉर श्योर. नाउ हाउ विल इट एंड? डिबेट इस चीज़ का है. पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस टॉपिक को चूज़ किया है और इससे एक मैसेज भी दिया है. ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू पोएट, बहुत ईजी वे में समझें तो उसने बोला है कि देखो जो वर्ल्ड है ना, वो 2 तरीके से एंड होगा. या तो वो एंड होगा फायर की वजह से, या आप इसको बोल सकते हो हीट की वजह से. ठीक, मतलब इमेजिन करो कि जो हमारा सन है वो इतना ज़्यादा हॉट हो जाए दैट जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इतना बढ़ जाए दैट वी विल नॉट बी एबल टू फेस दैट. हम लोग उसमें अकस्टम नहीं हो पाएंगे, एंड मे बी वी विल डाई. फॉरेस्ट फायर हो सकता है, हीट अप हो सकती है जो हमारी अर्थ है, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो मे बी दिस इज द रीजन वी आर गोइंग टू एंड, द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड.
that is reason number 1, or we can say theory number 1. Now what is the theory number 2? According to him, maybe ice, okay, या maybe cold, ice हो सकता है, या temperature इतना ज़्यादा cold हो सकता है. Suppose करो solar system में sun है ही नहीं, can we survive? No, right? अर्थ पे इफ़ यू साइंटिफिकली अंडरस्टैंड इट, अर्थ पे ही लाइफ है, ह्यूमनली पॉसिबल है रहना. क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो हमारे अकॉर्डिंग है, राइट? सो दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर क्रीचर्स एंड प्लांट्स कैन लिव एंड सर्वाइव. बट अगर ये टेम्परेचर के साथ में थोड़ी भी छेड़खानी होगी, ऑफकोर्स वी आर नॉट गोइंग टू बी as live as we are. I mean, of course, we will come to an end. तो ये है एक पोइट का थियोरी जिसमें उसने बोला कि या तो फायर और या फिर आइस कैन बी द रीजन. ठीक, साइंटिफिकली, रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू, एनी वे वी आर गोइंग टू डाई इन एनी ऑफ दीज केसेज, इन बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज पॉइंट्स. नाउ क्या यही एक आंसर है जो पोइट आपको देना चाहता था, दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज नेचुरल एलिमेंट्स? क्या इतना सारी था पोम? नहीं. नाउ कम्स द डीपर मीनिंग ऑफ दिस पोम. देखो, ये जो पोम है, इट्स अ सिंबॉलिक पोम. कौन सी पोम है ये? इसको हम बोलेंगे एक सिंबॉलिक पोम. क्या होता है मैम सिंबॉलिक पोम? क्या मतलब है किसी भी पोम का सिंबॉलिक होना? इफ somebody wants to pass on a message to you, ठीक है, किसी को आपको कुछ मैसेज कन्वे करना है, he uses some symbols to express his feelings. अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आपको मैसेज देने के लिए वो कुछ सिंबल यूज करता है. ठीक, तो ये तो दो सिंबल हो गए एक तरह से. एक सिंबल हो गया फायर का और दूसरा सिंबल हो गया आइस का. एक्चुअल में ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ह्यूमन इमोशंस को, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं ह्यूमन माइंड के, ह्यूमन काइंड के, एंड दीज आर डिस्ट्रक्टिव इमोशंस. ठीक, कैसा बोलेंगे इनको? तो उसने क्या किया है, फायर और आइस को कंपेयर किया है दो ह्यूमन इमोशंस से. नाउ फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर से, ह्यूमन डिजायर, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन पैशन. ठीक है, किससे कंपेयर किया गया है फायर को? पैशन से. पोइट बोलता है दैट इट्स नॉट ओनली fire on the earth that is going to bring end to our life, to this earth, but the human emotions like desire of having something. मतलब जो हमारे अंदर desire है किसी चीज़ को पाने की, greed है, avarice है, lust है, ये क्या है? ये एक human emotion है जो बहुत ही negative emotion है, and we should not have it. इसीलिए वो बोलता है, बोल तो रहा है फायर के लिए, लेकिन फायर को एक्चुअल में उसका जो मीनिंग है वो क्या बताना चाहता है? उसका जो मीनिंग है वो बोल रहा है दैट वी शुड नॉट हैव दिस मच डिज़ायर ऑफ समथिंग एंड दिस मच ऑफ पैशन ऑफ समथिंग. अगर आप एक कंटेंटेड लाइफ जीते हैं, मतलब कि आप हर चीज़ में सफिशिएंट फील करते हैं, कंटेंटमेंट है आपके अंदर, देन यू कैन हैव अ हैप्पी लाइफ. लेकिन जितने ज़्यादा डिज़ायर्स आपके माइंड में होंगे, लाइफ में आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पर क्या आप कभी भी सेटिस्फाइड फील करेंगे? कोई भी पर्सन ऐसा है नहीं अर्थ पे, इस वर्ल्ड में, जो कभी बोले दैट आई एम द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन ऑन दिस अर्थ. नो, वी डोंट हैव एनी, एंड दैट इज़ अ रीज़न विच मे लीड टू योर डिस्ट्रक्शन, विच मे लीड टू द एंड ऑफ योर लाइफ. मतलब क्या होगा कि हम इतने ज़्यादा इमोशनली अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को छोड़ते जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आर ग्रीड एंड लस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ आर डिज़ायर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर अननेसेसरी वर्ल्डली डिज़ायर्स, दैट हम क्या करेंगे? अल्टीमेटली वी विल डाई with these qualities, right? तो ये हो गया पोइट का एक तरीका आपको समझाने का, that not only the fire that is a natural element, but human emotion can also bring end to the world. क्लियर? नाउ जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो कौन सा है? आइस को. अब आइस को किससे कंपेयर किया गया है? सिंबॉलिकली आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग. सुना है वर्ड कोल्ड वॉर, है ना? कोल्ड वॉर हो जाता है ना, हेट्रेड. क्या होता है कोल्ड वॉर? बताओ, कोई लड़ाई कर रहा होता है क्या? नहीं, वी डोंट फाइट, इट्स जस्ट द इमोशन वी हैव. मतलब दो लोगों के बीच में कोल्ड वॉर है, इसका मतलब एक दूसरे को वो हेट करते हैं. तो बहुत ब्यूटीफुली पोइट ने वर्ड्स को चूज किया है, आइस के साथ में हेट. अभी देखो, डिजायर को वो फायर क्यों बोला है? ऐसा बोलते हैं ना, बर्निंग डिजायर. मतलब अगर आपके अंदर कुछ पैशन है किसी चीज़ को करने का, बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरीली एक्सट्रीम लेवल पे है, तो आपका जो बॉडी है दैट वुड हीट अप. मतलब इसको इसीलिए कंपेयर किया गया है फायर से, बिकॉज फायर इज बर्निंग डिजायर यू हैव, राइट? तो ये हो गया इसका कंपैरिजन. और हेट को मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया.
कोल्ड वॉर जैसा होता है वैसे ही हेट्रेड आपके माइंड में सेट हो जाता है। अगर ह्यूमन काइंड ही ह्यूमन काइंड को हेट करेगा तो क्या बचेगा वर्ल्ड में? वी आर एनीवे गोइंग टू डाई, right? So these qualities that human beings have, they can be also the reason of our death of the end of this world. Now ये तो पोइट ने बोला, ठीक, उसने अच्छे से इसको समझा दिया। अभी इसमें एक और डिबेट है कि पोइट किसके साथ है, ठीक, उसने दोनों चीजें बोली हैं एंड नाउ ही इज गोइंग टू टेल एट द एंड ऑफ द पोएम भाई या तो आइस की वजह से, दैट मीन्स हेट्रेड की वजह से वी विल कम टू एन एंड, या फिर फायर की वजह से, दैट मीन्स डिजायर, आवर बर्निंग डिजायर्स की वजह से वी आर गोइंग टू कम टू एन एंड। तो दोनों ही पॉइंट्स में पोइट का क्या ओपिनियन है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस पोम नाउ। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया। तो पोइट क्या बोलता है? पोइट सेज, स्टार्टिंग की 2 लाइंस क्या बोलती हैं? सम से, अब आपको इजी हो जाएगा पोम को समझना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो ऑब्वियसली हमको समझ आ गया है, एक थियोरी बोलती है जो हमारी एक साइंटिफिक थियोरी है या रिलीजियस थियोरी है, कुछ भी बोल लो आप, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ोगे वहां लिखा मिलेगा दैट वी आर गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ वाटर और आइस, मे बी बिकॉज ऑफ फायर और हीट अप ऑफ द एनवायरमेंट, कुछ भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, राइट? तो अकॉर्डिंग टू लाइक बोथ द थ्योरीज ऐसा बोला जाता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। नाउ फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज हो गया डिजायर। क्यों यूज हुआ है डिजायर? बिकॉज यहीं पे पोइट बता रहा है कि मेरा हिसाब से जो फायर है उसका मतलब है डिजायर। What I'm trying to say with the use of fire is actually desire. So he says, from what I have tested of desire, जितना मुझे पता है और जितना मैंने लोगों को देखा है, जितनी डिजायर उनके अंदर है, जितना लस्ट, जितना एवराइज, जितना ग्रीड उनके अंदर है, मुझे तो लगता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फायर मीन्स डिजायर ओनली, राइट? हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ये। तो बोलता है आई होल्ड, मतलब आई गो विद द थ्योरी दैट यस पीपल आर गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ फायर। That means people are going to die, or humankind is going to come to an end because of their desires, not in a positive sense but in a negative sense. कंटेंटमेंट नहीं होगा लाइफ में, खुश नहीं होगे, हमेशा कुछ और चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारा एक एंड आ ही जाएगा। दिस इज व्हाट द पोएट सेज। अभी तक तो देखो अब आपको पता होना चाहिए पोएट किसके साथ है, पोएट इज विद डिजायर एंड फायर वन, ठीक है? पोएट के अकॉर्डिंगली फायर की वजह से थियोरेटिकली एंड डिजायर की वजह से ह्यूमन इमोशंस, हम लोग क्या हो जाएंगे, वी विल कम टू एन एंड, द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। नाउ व्हाट ही सेज, दूसरे लाइंस में वो क्या बोलता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब हो गया कम टू एन एंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश? डेथ, या किसी चीज का कम टू एन एंड होना, मतलब कि लास्ट मोमेंट ऑफ समथिंग। अगर वर्ल्ड को 2 बार भी पेरिश होना पड़े, सपोज करो भाई आइस से हो गया एंड नाउ वी अगेन हैव अ न्यू लाइफ एंड अगेन वी हैव टू पेरिश, तो अभी क्या होगा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, 2 बार ही अगर सेम इंसिडेंट हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट किसके लिए था? कोल्ड के लिए। हेट किसके लिए था, है ना? तो वो बोलता है आई नो पीपल हेट ईच अदर, अ लॉट ऑफ पीपल हेट ईच अदर, हर किसी के साथ में कोल्ड वॉर चल रहा है, एंड आई नो दैट कोल्ड इज, आई मीन हेट इज as responsible as fire is, desire is, right? तो अभी तो वो बोला पहले कि फायर के साथ हूँ, I mean the theory, the people who say that we are going to die because of fire, now he says that if we have to die twice, अगर 2 बार मरना होगा, I think hate is also responsible as fire। तो दोनों ही रीजन सही है मेरे हिसाब से। This is what the poet is trying to say now। क्लियर हो गया? Then he says to say that for destruction आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब कि अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें तो हम सिर्फ फायर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, उसी को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, आइस भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ह्यूमन डिजायर्स ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैनकाइंड के डिस्ट्रक्शन के लिए, हेट्रेड टुवर्ड्स ईच अदर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है अभी। सो देन ही सेज टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब इनफ, आइस भी इनफ है। ऐसा मत सोचो कि भाई ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन की डेथ के लिए ज़्यादा डिज़ायर या ज़्यादा एवराइज ग्रीड होना ही ज़रूरी है। वो तो अलग है, अपनी जगह है, लेकिन अगर आप एक दूसरे से हेट भी करते रहोगे, जो आप बहुत ज़्यादा करते हो एक्चुअली, तो भी आपका एंड आना ही आना है। सो अल्टीमेटली 2 एलिमेंट्स को, 2 नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ करके एक डीप डाउन ह्यूमन बीइंग के इमोशंस को भी पोइट ने बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है इस पोम में।
क्या सीखा हमने मैसेज में? दैट वी शुड बी हैप्पी इन आवर लाइफ, वी शुड बी कंटेंटेड इन आवर लाइफ, वी शुड नॉट हेट ईच अदर व्हेन वी ओनली हैव वन लाइफ, राइट? तो ये एक तरीके से मैसेज आपको इसमें समझ आ गया। एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बहुत कुछ समझा चुकी हूँ, जो इसमें मैंने आपको बता दिया है, बट फॉर द सेक ऑफ हाउ यू वुड राइट, आपको कैसे लिखना है उसके लिए मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है? मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सो द पोम आइस एंड फायर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिम्बॉलिक पोम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये पोम कैसी है, एक सिंबॉलिक पोम है। आपको क्लियर है ना सिंबॉलिक पोम क्या होता है? व्हेन टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स यू आर यूजिंग सिंबल्स, ठीक है? अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए आपने सिंबल्स को यूज किया, इसको सिंबॉलिक पोम बोला जाएगा। यहाँ पे भी यूज हुए हैं। सो विच ब्रिंग्स अबाउट एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द डिस्ट्रिक्शन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि भाई हमारा जो वर्ल्ड है, जो प्रिडिक्शन किया हुआ है कि कैसे एंड होगा, उसके बारे में ये पोम बताती है। So there are two ways the world can come to an end, मतलब कि दो थियरीज हैं हमारे पास में जिसके हिसाब से वर्ल्ड जो है एक एंड उसका हो जाएगा। वन ग्रुप थिंग्स, एक ग्रुप क्या बोलता है? द फायर कैन डिस्ट्रॉय एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर फॉरेस्ट फायर हो गया, हीट अप हो गया एनवायरनमेंट, तो हम नहीं होंगे, कोई भी ह्यूमन बीइंग, क्रीचर, प्लांट्स अर्थ पे नहीं होंगे। सो दिस इज वन थियरी। व्हाइल द अदर ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन दैट आइस कैन बी द मेजर रीजन टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड। मतलब अगर हम फ्रीज हो गए, ठीक है, एनवायरमेंट की टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा लो हो गया, तो भी वी विल नॉट सर्वाइव, तो एंड आ ही जाना है। तो दोनों थियरीज आपको समझ आ गई। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। नाउ जो सेकेंड लास्ट दो लाइन्स है, इसमें पोइट क्या बोल रहा है? हियर द पोइट वेरी आर्टिस्टिकली, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिकली पोइट ने क्या किया है? कंपेयर किया है बोथ द नेचुरल एलिमेंट्स आइस एंड नेचर टू मोस्ट इम्पल्सिव ह्यूमन नेचर। जो डिस्ट्रक्टिव डिस्क्वालिटीज, इमोशंस हैं ह्यूमन की, उनसे कंपेयर किया है हेट्रेड एंड डिजायर। ठीक, देखो ये कंफ्यूज कभी कोई नहीं होगा। आइस को किया है हेट से, और कहाँ गया? नेचर नहीं है ये, क्या है? फायर। ठीक है, सो फायर को किया है किससे? डिजायर से। क्लियर हो गया? तो इसको कोई कंफ्यूज नहीं होगा इस चीज में, दैट दीज टू एलिमेंट्स हैव बीन कंपेयर्ड विद ह्यूमन इमोशंस। नाउ व्हाट ही सेज, इसके बाद में पोइट बोलता है, द पोइट ऑनेस्टली एक्सप्रेसेस हिज अग्रीमेंट, मतलब उसने बोला फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड। होल्ड मतलब हो गया एग्रीमेंट। पोइट का एग्रीमेंट है विद दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी बर्न टू ऐश। बर्न टू ऐश किसके लिए हुआ? कब होगा हमारा बर्न टू ऐश? जब फायर हो जाएगा, फॉरेस्ट फायर हो जाएगा या हीट अप हो जाएगा, तो वी विल बर्न टू ऐश। लास्ट में हम लोग क्या हो जाएगा? सब बर्न हो जाएंगे। So he confesses that all humans are in control of their emotions। अब ये तो हो गई लिटरल पॉइंट, और ये हो गया इसका मीनिंग। मीनिंग में क्या है? हम सब लोग क्या है? अपने ही इमोशंस में हैं। We can't control ourselves। डिजायर क्या होती है? अगर आपको पता है कि मेरा काम इतने में चल जाएगा, कुछ भी, एक फ़ोन है, आपको लगता है भी मुझे बात ही तो करनी है, ये फ़ोन मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड यू आर लाइक नहीं, उसने अगर दूसरा आईफोन लिया है तो मुझे भी लेना है, राइट? सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। होते तो फिर शायद से वी विल हैव अ बेटर वर्ल्ड, हमारा जो वर्ल्ड है वो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, सो दिस मे लीड टू देयर डिस्ट्रक्शन। लास्ट में क्या होगा? डिस्ट्रक्शन आ ही जाना है, अंत आ जाना है हमारा। So the unfulfilled desires of human beings can surely bring their life to an end। कहाँ, किसने बोला ये पोइट ने बोला। वो अग्री किया है कि भाई ये वाली थियरी मुझे समझ आती है, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी आवर एंड। क्लियर हो गया? इसके बाद में जो नेक्स्ट थियरी आई, नेक्स्ट लाइन में जो उसने बोला, वो क्या बोला? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर 2 बार ऐसा हो कि वर्ल्ड को एंड होना है, देन आई विल थिंक अगेन, मतलब मैं फिर से सोचूंगा, और इस बार मैं हेट को भी ना कम नहीं समझूंगा। जो आइस है उसको भी एक इक्वल रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट समझूंगा दैट कैन ब्रिंग एंड टू आवर वर्ल्ड। ठीक, सो फर्दर द पोएट गिव्स अनदर थॉट टू हिज एग्रीमेंट एंड से दैट आइस कैन बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दिस वर्ल्ड टू एन एंड। ठीक, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब हेट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना ग्रीड है, लस्ट है, या फिर आपकी एवराइज जो नेचर है आपका वो। द पोइट कंपेयर्स आइस विद हेट। आइस को किससे कंपेयर किया है? हेट से। एंड इग्नोरेंस, ऑफ कोर्स, मतलब हम क्यों किसी को हेट करेंगे? हम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में रहते हैं।
एरोगेंस नहीं बोल रही हूँ, इग्नोरेंस बोल रही हूँ। समझो इग्नोरेंस क्या होता है, हमें एक्चुअल अवेयरनेस ही नहीं है जीने की। व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ टू एंजॉय। हम हमेशा इसी सब में लगे रहते हैं कि वो पता नहीं मेरे लिए क्या बोला उसने, पता नहीं वो कैसा है, ये कैसा है, दूसरों को हेट करना, दूसरों की बुराई करना, हम हमेशा इसमें रहते हैं। तो वी आर लिविंग इन इग्नोरेंस, ठीक है। हमको एक्चुअल पता होता लाइफ हम क्यों है हमारी लाइफ, वी वुड हैव यूज्ड इट, यूटिलाइज्ड इट इवन इन अ बेटर वे, ठीक। तो ये हो गया आपका इसका मीनिंग, इग्नोरेंस में है हम। ही से इफ द वर्ल्ड हैज टू एक्सपायर ट्वाइस, 2 बार अगर हमको एक्सपायर होना हुआ, हेट्रेड कैन बी एज डेंजरस एज डिजायर। ये लाइन बहुत अच्छी है, आप इसको लिख सकते हो, दैट हेट्रेड इज ऑल्सो एज रिस्पॉन्सिबल और एज डेंजरस एज डिजायर इज फॉर मैनकाइंड। द वे आइस कैन मेक द बॉडी नम विद इट्स प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या होता है, देखो आपने अगर आइस अपने हाथ पे रखी, नम नहीं हो जाएगा आपका हाथ, या आप उस पर खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, आपको पैर ऐसे हो जाएंगे, यू विल फील लाइक आई डोंट हैव लेग्स, राइट। इसको बोलते हैं नम होना। तो आइस के कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा समय के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में रहते हो तो क्या हो जाता है, आप नम हो जाते हो। इसी तरह से लाइकवाइज हेट्रेड कैन ऑल्सो गिव द नमनेस टू योर माइंड। ऐसा नहीं बोलते दिमाग ही खराब हो रखा है, क्या मतलब है, मतलब जो माइंड है वो काम ही नहीं कर रहा, नम हो जाता है। अगर हम किसी से हेट करते हैं उस टाइम हमें वो इंसान इतना खराब लगता है, वी फील लाइक ही इज द वर्स्ट पर्सन एवर ऑन दिस अर्थ। क्यों? बिकॉज योर माइंड इज नम। वाई इट इज नम? बिकॉज ऑफ द हेट्रेड दैट यू हैव इन योर माइंड। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही क्या होता है, अवर hatred likewise, where am I, hatred can also give the numbness to our mind and thoughts, therefore it can make us insensitive and cruel। हमको कैसा बना देती है, insensitive बना, मतलब किसी से हेट जब हम करते हैं तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं सोचते, हमारा माइंड में इतनी ज़्यादा इनह्यूमैनिटी, इनसेंसिटिविटी आ जाती है उस पर्सन के लिए, दैट वी फील लाइक वी बिकम क्रूल, हम बहुत ज़्यादा क्रूअल बन जाते हैं। ओके, इफ ह्यूमन्स विल कंटिन्यू टू स्प्रेड हेट्रेड in the world, it is sure, मतलब होना ही होना है, that each of us will come to an end very soon। क्या ही बचा लाइफ में फिर, ठीक है। तो ये इसने बताया that but if it had to perish twice, I think I know enough of hate, so to say that for destruction ice is also great। destruction के लिए, for destruction ice is also great, ice भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड वुड सफाइस, काफ़ी होगा, सफाइस सफिशिएंट, काफ़ी है, हेट्रेड ही काफ़ी है आप लोगों को एंड डूम ऑफ द डे दिखाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि डिज़ायर और लस्ट और ये सारे वो डिसक्वालिटीज़ भी हों, ऑब्वियसली हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। सो आर्टिस्टिकली पोइट इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन नेचर्स देन द नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरली जो होगा सो होगा, लेकिन ह्यूमंस को तो एटलीस्ट हैप्पीली रहना चाहिए। अब जो भी डेट डिसाइडेड है, जो भी ईयर डिसाइडेड है अर्थ के डिस्ट्रक्शन का, लेट दैट बी, बट व्हाट शुड वी डू, हमको क्या करना चाहिए, वी रियली नीड टू बी हैप्पी, वी रियली नीड टू लव ईच अदर, वी रियली नीड टू सपोर्ट ईच अदर। ये डीप डाउन मैसेज हमने इसमें पढ़ा, ठीक है, जो पोइट हमको समझा रहा है। सेंट्रल आइडिया आप लोगों को जानना है कि कैसे लिखोगे सेंट्रल आइडिया, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के लेके आई हूँ मीनिंग और दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। आपको क्या करना है, एक बार इसको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, आप भी समझ जाना। The poem is revolving around the theme that human emotions have the power of destruction and it has two forms। ठीक है, 2 रीजन हो सकते हैं, फायर हो सकता है, that means fire of desire, and ice of hatred। 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, मिक्स मत करना, याद रखना। As it is said that the world would end either in fire or in ice। One group thinks that the fire can destroy every possibility of life on earth, while the other group is of the opinion that ice can be the major reason to bring the world to an end। We see a logical debate in these two stanzas। ऐसे ही किया ना, पोइट ने लॉजिकली समझाया है आपको। So we see a logical debate in these two stanzas wherein the poet very artistically compares both natural elements with the self-destructing human emotions, hatred and desire। First, the poet is of the opinion that all human are in control of their emotion and this may lead to their destruction। मतलब कि desire वाला point बोला था ना, कंट्रोल नहीं है मतलब desires बहुत ज़्यादा हैं। फिर he says, बाद में वो क्या बोलता है, if the word has to expire twice, अगर 2 बार तो हमको perish होना हुआ,
हेट्रेड कैन बी एज डेंजरस एज डिजायर, मतलब दोनों ही रीजन सफाइस हैं, इनफ हैं ह्यूमन डिस्ट्रक्शन को लाने के लिए फॉर मैनकाइंड। इफ ह्यूमंस विल कंटिन्यू टू स्प्रेड हेट, हम पता है बहुत अच्छा सा इसमें आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि जिस तरह से फॉरेस्ट में फायर लगी, फायर जब फॉरेस्ट फायर जब होती है तो वो कैसे स्प्रेड होती है ना, जल्दी जल्दी, ऐसे ही हेट भी बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। अच्छी चीज़ें जल्दी स्प्रेड नहीं होंगी, लेकिन जो खराब बातें होंगी किसी के बारे में, आपका हेट होगा, वो जल्दी स्प्रेड होगा, बिल्कुल फायर फॉरेस्ट की तरह, जो फॉरेस्ट में जो फायर लगती है बिल्कुल उसकी तरह, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है। सो इफ वी कंटिन्यू टू स्प्रेड हेट्रेड इन द वर्ल्ड, इट्स श्योर दैट ईच ऑफ अस विल कम टू एन एंड वेरी सून। ये हो गया इसका सेंट्रल आइडिया। अच्छा लगा आपको? आप क्या करोगे, इसको एज इट इज लिख सकते हो अपनी कॉपी में, और कैन लर्न अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, कीवर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम दिस सेंट्रल आइडिया फॉर योर ओन राइटिंग। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देखो, एक तो ऑफ कोर्स हमें क्या मिल गई, एलिटरेशन मिल गई, रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, मतलब कि दो वर्ड्स हैं अगर पास पास में है और उनका साउंड सेम है, एक ही लेटर से आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एलिटरेशन। किस किस का हो गया, साउंड ऑफ एफ अगर हम देखें तो फायर, ठीक, फायर का और फेवर का, फेवर फायर एक साथ लिखा हुआ था, यहाँ एलिटरेशन है। एक जगह हमें डब्ल्यू का भी दिखा जब हमने देखा वर्ल्ड विल, वर्ल्ड विल, तो ये हो गया आपका एलिटरेशन यूज करना। सेकंड क्या है, पर्सोनिफिकेशन, ये तो ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफर, और पर्सोनिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जिसको पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं, दैट यू शुड डेफिनेटली नो। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, व्हेन यू आर गिविंग ह्यूमनली क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब जैसे डिस्ट्रक्शन के लिए बात हुई है, कौन करेगा हमारा डिस्ट्रक्शन, फायर, आइस, क्या है ये, इनको डिस्ट्रक्शन की जो क्वालिटीज दी गई हैं, मतलब जो भी पावर दी गई है, ये एक ह्यूमनली पॉसिबल एक्ट है, ठीक, लेकिन इनको हमने इनको कैसे पर्सोनिफाई किया है, फायर और आइस की तरह। तो कैसे लिखेंगे, personification is to give human qualities to inanimate objects. In this poem fire and ice are capable of destruction, तो human qualities इनको दे दी गई हैं, ठीक, इसको कहते हैं personify करना, तो ये हो गया personification. So the poet personifies fire and ice, दो लोगों को personify कर रहा है, दो elements को, fire को और ice को, by giving them mind and power to destroy anything. Now let's understand the next two figure of speeches. एक है enjambment, we have already discussed it. ये हम जो इससे पहले वाला पोम था डस्ट ऑफ स्नो, उसमें भी समझा था। दोनों जो पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, दे आर नॉट यूजिंग एनी पंक्चुएशन, ठीक है, बीच में, और दैट इज द रीजन कि वो बहुत ही क्रोनोलॉजिकली हमको लगती है कि एज अ सेंटेंस लिखी हुई है। सो इन एंजाम्पमेंट द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क। तो दोनों पोम्स में यूज हुआ है, इसमें भी हुआ है, जब वो बोलता है फ्रॉम what I have tested of desire I hold with those who favor fire। तो यहाँ पे देखो एज इट इज सेंटेंस लिखा हुआ है, ना कॉमा है ना कोई और पंक्चुएशन मार्क है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाम्पमेंट मिलेंगे। एनाफोरा अब तक तो सबको याद हो ही गया होगा, है ना। What is an anaphora? The repetition of a word or expression at the start of two or more consecutive lines. Lines में जब होता है तो उसको anaphora बोलते हैं। अगर एक ही बात बार बार रिपीट हो रही होती है, तो जैसे some say the world will end in fire, some say in ice, तो some से दो बार आता है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, repetition हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एनाफोरा। क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक सबको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो, बिकॉज नाउ वी हैव क्वेश्चन फॉर यू। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव। और अभी एक क्वेश्चन तो मैं भी पूछूंगी, उसका आंसर दोगे आप लोग। तो देखो, मैंने दो क्वेश्चंस इस पोम में से चूज किए हैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इसका आंसर मैं दे रही हूँ, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग दोगे, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? ऑफ कोर्स देखो ये डिसाइडेड है, राइट, मतलब वी कांट डू एनीथिंग इन दिस, तो ये तो होना ही है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट? क्या होगा अगर ऐसा हुआ कि सन बहुत ज़्यादा हॉट हो गया और ग्रीव कोल्डर, या फिर कोल्ड हो गया। हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अर्थ पे ह्यूमन लाइफ इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग है, लाइक वी आर कंफर्टेबल इन दिस एनवायरनमेंट एंड दैट इज़ वाई द लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। हर जगह नहीं होगी, अगर
सन का टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया, वी डोंट नो, वी मे लाइक द वर्ल्ड मे गो टू एन एंड. सो व्हाट वुड हैपन इफ इट ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. आंसर लिखते हैं इसका. ठीक, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोग पढ़ लो. एवरी मॉर्टल थिंग वेदर इट्स ह्यूमन और एनी अदर क्रिएचर हैज टू कम टू एन एंड. मॉर्टल क्या होता है? कुछ ऐसा जो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ठीक, कोई भी ऐसा ह्यूमन लिविंग जिसकी डेथ हो सकती है उसको बोलेंगे मॉर्टल. और अगर आपकी डेथ कभी नहीं हो सकती उसको बोलेंगे इमॉर्टल. क्या होता है इमॉर्टल, किसी को पता है? अगर कोई भी एक ऐसा आप मुझे बता सको नाम जो मॉर्टल है, आप मुझे कॉमेंट में उसको लिख के दोगे. ठीक, सो दिस प्रोसेस इज इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, ये होना ही होना है, कांट बी नेग्लेक्टेड. Having said that, ऐसा तो बोल दिया कि भी इनएविटेबल है, समझ आ गया. No one is sure of the way by which our end will define the destruction of this earth. मतलब हमें नहीं पता कि destruction of earth कैसे आएगा. By which we will define, we लगा लेना यहाँ पे, the end, the destruction of this earth. Since we know that life exists on earth due to its apt temperature. Apt मतलब अनुकूल temperature है for human beings and other creatures. If we face any significant change, ज़्यादा hot या जो पूछा है ना इसमें, ज़्यादा hot या ज़्यादा cold हो गया in our temperature, either hot or cold, it may lead to a rapid destruction. मतलब बहुत जल्दी ही every human possibility would come to an end on this earth. क्लियर हो गया? तो ये आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो. जो इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं, 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तीनों का 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, दोनों का हमने बहुत अच्छे से इसका आंसर लिख दिया है. भाई देखो, ये है अब आपका क्वेश्चन. ठीक, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में. फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर. तो आप आंसर कैसे दोगे? यहाँ लिखो फायर, उसके आगे फायर में सिलेक्ट करके जितनी भी आपको यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस दिख रहे हैं उसके आगे लिखना, और उसके नीचे वाले लाइन में आप मुझे क्या लिख के दोगे? आइस. और इसमें जो जो ह्यूमन इमोशंस आपको लगता है उसके आगे लिख देना. ठीक है, ये मैं वेट करूंगी आपके आंसर का कमेंट सेक्शन में. इसको कर लो कवर. और मंडे से नेक्स्ट क्लास में जो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो टेंसेस से करते हैं शुरुआत. सब लोग आएंगे ग्रामर क्लासेस में, बिकॉज निधि मैम की क्लासेस में ग्रामर पढ़ाई जाती है प्रैक्टिकली. राइट, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ग्रामर प्रैक्टिकली. रूल्स को लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, प्रैक्टिकली समझना है. तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट ऑन नेक्स्ट क्लास. ट्यूसडे को क्लास है. ठीक है, चलो भाई, बाय एवरीवन, विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय.